Hello everyone, welcome to Gyanam Institute free of cost YouTube course specifically designed for students who are preparing for PSSB examinations like Punjab Patwari examination, Senior Assistant, नैब तहसीलदार, पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर जेल वार्डन। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये सीरीज आपको बहुत यूजफुल रहेगी। अगर आप सेंटर लेवल के एग्जामिनेशन को तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, आईबी, रेलवेज, तब भी ये सीरीज आपके लिए यूजफुल रहेगी। इस सीरीज में जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव में कंप्लीट जनरल स्टडीज आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी, थ्योरेटिकल एज वेल एज उसका एमसीक्यू या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूंगी। बाय द टाइम ये सीरीज कंप्लीट होगी तो जनरल स्टडीज सेक्शन एज वेल एज क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के अंदर आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं और एग्जामिनेशन क्रैक करने जितना आपको कॉम्पिटेटिवली बना दिया जाएगा इस सीरीज के थ्रू। तो इस सीरीज के साथ आप बने रहें जब तक हम इसे कंप्लीट करेंगे, आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए भी कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी इसमें 2 टॉपिक्स आपके कवर कर चुकी हूँ। पहले टॉपिक में मैंने आपको सिलेबस कवर करवाया कि सिलेबस क्या आपको जनरल स्टडीज में कवर करना है, और सेकंड आपको लेक्चर में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में बताया है और उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक एज के बारे में। उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशंस में आज तक पूछे गए हैं, उसके रिगार्डिंग और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। बाय द टाइम आज का टॉपिक कंप्लीट होगा तो वैदिक एज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बना PSSB एग्जामिनेशन में तो आपका डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा वो। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक एज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैदिक एज की बात करें तो कहा जाता है इसी समय के आसपास आर्यंस एंटर करे थे हमारे देश में, और आर्यंस कहाँ से आए उसके डिफरेंट ओरिजिन्स माने जाते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट थ्योरीज देते हैं कि आर्यंस हमारे देश में आए कहाँ से थे। मैक्स म्यूलर की थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मानी जाती है और वो कहता था कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस एंटर करे। हालांकि इसमें और थ्योरीज की भी हम बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक कहते थे आर्कटिक रीजन से आए, और भी लोग, दयानंद सरस्वती, उनका कुछ और उसमें थ्योरेटिकल वर्जन था। तो इसके अंदर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपनी राय दी है कि आर्यंस कहाँ से आए। स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में वो रहे और बाद में इंडो गेंजेटिक पार्ट्स में भी वो चले गए। आर्यंस खाइबर पास से कहा जाता है वो एंटर करे हमारे देश में। और आर्या का मतलब क्या होता है ये भी आपके एग्जामिनेशन में आता है। इसका मतलब होता है नोबल। नोबल ओरिजिन के वो माने जाते थे कि उनका ओरिजिन जो है वो नोबल है। इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से उनका समय जो जगह है उस जगह पे वो एंटर करे, और बाद में इंडो गेंजेटिक एरियाज में भी वो पहुंच गए। आर्यंस की बात करें अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक एज 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, अर्ली वैदिक एज एज वेल एज लेटर वैदिक एज। इसमें एक और चीज आपको जो याद रखनी है, इसका समय कौन सा रहा, तो 1500 BC से लेके 600 BC तक का समय वैदिक एज का माना जाता है। कई जगहों पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है वहां पे 800 BC भी दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई भी चीज आ जाए आप उसे मार्क कर सकते हैं। इसके नियर बाय आपको आंसर्स दिखेंगे। 1500 BC से लेके या तो 600 BC तक आ जाएगा या 800 BC तक आ सकता है, दोनों ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नाउ अर्ली वैदिक एज की अगर हम बात करें, ये फर्दर सब डिवाइड हो जाता है। वैदिक समय जो रहा आपका, अर्ली वैदिक एज को रिप्रेजेंट करती हुई सिर्फ एक ही किताब या बुक है, उसे ऋग्वेद कहा जाता है। और बाकी जो लेटर वैदिक एज है उसको रिप्रेजेंट करती हुई और 3 आपके वेद हैं, दैट इज सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वेद अर्ली वैदिक एज को रिप्रेजेंट करता है, कौन से वेद जो है वो लेटर वैदिक एज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल वन वेद जो है अर्ली वैदिक एज के साथ रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपका आंसर वहां पे आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और चीजें जो आपको याद करनी है। वेदा का मतलब क्या होता है, तो वेदा का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। अगर हम बात करें इसको हम कैसे इसका इंग्लिश में मतलब क्या निकाल सकते हैं, संस्कृत के अंदर वेद वर्ड होता है और उसका इंग्लिश वर्जन है सुपीरियर नॉलेज। जैसे मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक जी की एक राय थी कि उनकी एक थ्योरी थी कि आर्यंस जो हैं आर्कटिक होम इन द वेदास जो है, इसका मतलब क्या है, इसमें उन्होंने थ्योरी दी थी कि आर्यंस का ओरिजिन जो है वो आर्कटिक रीजन से हुआ है। तो इनकी भी एक थ्योरी थी रिगार्डिंग आर्यंस कहाँ से हमारे देश में एंटर करे। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद की बात करें। मेजरली आपको क्वेश्चन वेदों में से, ऋग्वेद में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो उसका समय जो है वो सप्त सिंधु का समय भी कहा जाता है। सप्त सिंधु यानी 7 रिवर्स का समय, जिसमें 5 रिवर्स तो वही हैं जो पंजाब की करंट, जिससे नाम आपका डेवलप होता है पंजाब का, और 2 रिवर्स और आ जाती हैं, दैट इज इंदस और सरस्वती नदी और ऐड कर दें तो सप्त सिंधु का समय कहलाता है। तो ध्यान दें कौन सी रिवर्स इसमें आ जाएंगी। इसमें रिवर्स आपको मेंशन्ड है सिंधु, जिसको इंदस कहा जाता है,
विपाश जिसको व्यास कहा जाता है, विटास्ता जिसको झेलम कहा जाता है, पुरुषनी जिसको रावी कहा जाता है, अस्किनी जिसको चेनाब कहा जाता है, शतुद्री जिसको सतलुज कहा जाता है, एंड सरस्वती। तो यानी कि आपकी 5 रिवर्स पंजाब की प्लस 2 रिवर्स और हैं इसमें, इंदस और सरस्वती। तो इस तरह से आपने से याद रखना है। इनके ऋग्वेदिक नाम भी आपको डेफिनेटली आने चाहिए। पंजाब के कोई भी आप एग्जामिनेशन को पिक करके देखें, PSSB एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स ऋग्वेदिक नाम पूछे गए हैं। पंजाब की ये नदियां, मेजर नदियों के बारे में ऋग्वेदिक नाम क्या थे वो आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। तो आपने याद रखना है, रावी का तो मल्टीपल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, इसको पुरुषनी कहा जाता है। और भी आपको 5 नदियों के तो मेजर नाम तो पता होने चाहिए। घग्गर का भी पता होना चाहिए, उसका नाम दृष्टावती है ऋग्वेदिक नाम की बात करें हम तो। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। मेजरली आपने क्या चीजें याद करनी है, हालांकि हम थ्योरेटिकल वर्जन इसमें कम याद करेंगे, मैं मेजरली क्वेश्चंस पे आ जाऊंगी सो दैट आपकी रिवीजन अच्छे से रहे। क्वेश्चन वर्जन में कोई भी थ्योरेटिकल चीज आपको और बतानी होगी तो मैं वहां पे ही आपको उसको क्लियर कर दूंगी। फिर भी एक बार क्विकली देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में आपको क्या याद रखना है। इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस, सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट बुक जो है वो ऋग्वेद कहलाती है। इसके अंदर हाइम्स जो है वो आपको याद करनी है, 1028 हाइम्स। अब ध्यान रखें, सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद में हाइम्स आप चाहे ना भी याद करें, पर ऋग्वेद की राइम्स जो है, हाइम्स जो है वो आपको याद रखनी है, बिकॉज एग्जाम में आती हैं। जितनी हाइम्स हैं उसमें उतनी ही बार एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैट इज ओम। ओम का वर्ड सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो ओम है। कितनी बार है, जितनी हाइम्स है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो प्रैक्टिकली कि एक बार एक हाइम में ओम वर्ड आ चुका है, ऐसा ऐसा याद कर लें, दोनों सेम ही नंबर है। नेक्स्ट आपको चीज याद रखनी है, 3 मंडल तो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, दैट इज 10वां मंडल, 3rd मंडल एंड 7th मंडल। 3 मंडल्स के बारे में क्वेश्चन आता है। मंडल्स इक्विवेलेंट टू चैप्टर्स मान सकते हो आप। 3rd मंडल के अंदर गायत्री मंत्र दिया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आज भी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए ये प्रैक्टिकली आपसे पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र दिया कहाँ था, ऋग्वेद में दिया था और 3rd मंडल में दिया था। 7th मंडल के अंदर 10 राजन फाइट का जिक्र किया गया है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। 10 राजन फाइट जो है, उस फाइट के अंदर पहली बार भारत वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो फाइट किसके बीच हुई थी, भारत वंश का एक राजा था सुदास, उसके और बाकी 10 किंगडम्स के बीच में हुई थी। इसीलिए इस बैटल का नाम ही क्या है, 10 राजन। 10 राजाओं के अगेंस्ट एक राजा ने फाइट किया था। और भारत वर्ड जो हमारे देश का वर्ड, जो हमारा नाम है, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, हमारे संविधान में जो दिया है, वो भारत वर्ड भारत वंश से एक समय पे जो है हमने डराइव कर रखा है। और भारत वंश का ही ये राजा सुदास था जो कि 7वें मंडल में इस फाइट को दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आता है, भारत वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ किया गया, तो वो 7वें मंडल में ऋग्वेद में किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का है। 10th मंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ण सिस्टम, हमारे देश में वर्ण सिस्टम आज भी एप्लीकेबल है, जिसमें सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था इनटू 4 क्लासेस, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या काम करते हैं, वर्क वो जो करते थे उसी समय पे उस वर्ण में उसको पुट कर दिया जाता था। तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंगली 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था सोसाइटी को, दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण्स वो जो पूजा पाठ करवाते थे या फिर पढ़ाई करवाते थे, वो ब्राह्मण्स कहलाते थे। जो वॉरियर्स थे वो क्षत्रियास कहलाते थे। जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स टाइप, वो वैश्यास कहलाते थे। और जो सबको हेल्प करते थे एक प्रकार से, वर्किंग में उनको हेल्प करते थे सभी को, वो शूद्रास कहलाते थे। लेबर में जो थे वो सभी को हेल्प करते थे। तो इस प्रकार से 4 क्लासेस को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या काम करते हैं। हेरिडिटी नहीं था ये उस समय पे, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो गया व्हेन हेरिडिटी कर दिया गया कि एक ब्राह्मण का जो आगे वंश है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये आगे जाके फर्दर जो है ये आगे जाके एक चीज ओरिजिनेट हुई। ऋग्वेद ये नहीं कहता था। ऋग्वेद कहता था कि वर्क के आधार पे उनकी क्लासिफिकेशन कर दी जाए, जैसे आज की डेट में हम प्रोफेशन को करते हैं। अगर कोई पर्सन पढ़ाता है तो वो टीचर कहलाता है, इलाज करता है तो डॉक्टर कहलाता है। इसी प्रकार से ये ऋग्वेद में वर्ण की क्लासिफिकेशन की गई थी 10वें मंडल के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पुरुषा सुक्ता जो है वो भी कह दिया जाता है 10वें मंडल को। नेक्स्ट देखें, 10 राजन फाइट की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 7वें मंडल के अंदर दिया है। एक फाइट हुई थी, कौन सी नदी के किनारे हुई थी, ये भी आपके एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव है। रावी नदी के किनारे हुई थी। रावी को उस समय पे पुरुष नहीं कहा जाता था, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो ये हम बात कर चुके हैं। राजा जो थे वो सुदास राजा थे, भारत वंश के राजा थे, और 10 किंगडम्स के अगेंस्ट ये फाइट उन्होंने की थी।
और फाइनली वो जीत गए थे। राजा सुदास ही इसके अंदर विजेता थे, इसीलिए फाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 10 किंग्स को हरा दिया था एक फाइट के अंदर। और ये फाइट हुई थी रावी नदी के किनारे। ये भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, रावी नदी जिसको पुरुषनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं। प्लस साथ में आपको ये भी याद रखना है, भारत वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले ऋग्वेद में हो चुका है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है। नाउ ये आपके ऋग्वेद के रिगार्डिंग, उसमें आपको और क्या चीजें याद रखनी है। मेन डेटी, डेटी का मतलब है पूजनीय कौन था उस समय पे? इंद्र थे। इंद्र जो है वो बारिश के देवता माने जाते हैं, तो बारिश से ही एग्रीकल्चर होती है और सारी आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ती है, तो इसलिए बारिश को मेन जो देवता माना जाता था। होली एनिमल जो है आप समझते ही हैं, काऊ को माना जाता है। मीडिएटर जो है आज भी अग्नि को माना जाता है। जब भी कोई बड़ी पूजा करनी है तो उसमें हवन कुंड का यूज इसीलिए है कि वो एक मीडिएटर है बिटवीन द ह्यूमन एंड द गॉड। इसके अलावा आपका काऊ जो है वो तो आप जानते ही हैं, ऑल्सो नोन एज, उसको अधान्या भी कहा जाता था। वहां पे होली एनिमल माना जाता है। आज भी इंडिया की बात करें तो होली एनिमल माना जाता है, उसका स्लॉटरिंग नहीं जो है करनी जो है बैन मानी जाती है। होली रिवर तो उस समय पे सरस्वती, जैसे आज की डेट में गंगा को भी कई लोग होली रिवर्स के तौर पे उसको पूजते हैं, गंगा आरती की जाती है। उस समय पे सरस्वती को इस प्रकार से माना जाता था। गायत्री मंत्र की बात करें तो वो कौन सी डेटी के यानी कौन सी देवी के ऑनर में गाया गया था, वो आपको याद रखना है। सावित्री जो है देवी के ऑनर में गायत्री मंत्र बनाया गया था बाय विश्वामित्र। ये भी आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। नाउ अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको काइंडली याद कर लें। अपने PSSB एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको ये चार्ट आना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन मल्टीपल में ये पूछा गया है कि आपके नदियों के ऋग्वेदिक नाम क्या है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार क्विकली डिस्कस करवाए थे। इंदस को सिंधु कहा जाता है, झेलम को विटास्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, ब्यास को विपास, सतलुज को सतूदरी और घग्गर को दृष्टावती। ये चार्ट आप याद करके जाएंगे एग्जामिनेशन देने से पहले, ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट माना जाएगा। नाउ सामवेद एंड अदर वेद के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। आपको बड़ी बड़ी बात पता होनी चाहिए कि सामवेद किसके ऊपर है। सामवेद जैसे आवाज ही आ रही है इसकी साम, तो ऐसे याद रखती थी, साउंड जैसी आवाज आ रही है। साउंड के साथ कनेक्टेड वेद जो है, साउंड म्यूजिक, ये सारे वेद जो है ये आपका म्यूजिक के साथ या साउंड के साथ वेद, ध्वनि के ऊपर वेद जो है वो सारा सामवेद है। इसके अंदर अगर आपको ना भी पता हो, वर्सेस ना भी याद करें तो चलो, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया। हाँ, ऋग्वेद में कितने हाइम्स होते हैं वो जरूर पूछा गया है। नाउ मेलोडीज की कलेक्शन कौन सी कहलाएगी? फिर सामवेद कहलाएगी। इसके अलावा सभी ये जो वेद हैं इनके ब्राह्मणास भी आपने याद करने हैं। ब्राह्मणास किसने लिखे वो याद रखने हैं। ब्राह्मणास क्या है? इन वेदों को एक सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर आगे जाके लोगों ने लिखा। जैसे कि इसकी ब्राह्मणा किसने लिखी? पंचविश और जेमिनिया ने सामवेद की ब्राह्मणा लिखी। इट इज अ काइंड ऑफ गाइड कि आपको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वेद को पढ़ना और समझना मुश्किल है, इसलिए उसको सिंप्लीफिकेशन वर्जन में ब्राह्मणास बना दी उन्होंने इसको समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यजुर्वेद, रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, यज्ञ, इस प्रकार की सारी चीजों के लिए यजुर्वेद है। तो ऐसे याद रख सकते हो, यजुर स्टार्ट ही वाई से हो रहा है और यज्ञ भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो सेक्रीफाइसेस, यज्ञ, रिचुअल्स, ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपकी यजुर्वेद के अंदर मेंशन्ड है। आयरन का इस्तेमाल जो है पहली बार हो रहा है, ये हमें रेफरेंस कहाँ से आई? ये भी यजुर्वेद से आई। ये भी आपका यहाँ लिखा होगा कि अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ आयरन, आयरन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है, ये हमें यजुर्वेद से पता लगा। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन की यूटिलाइजेशन उनको नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे यजुर्वेद के अंदर उन्होंने इसका मेंशन किया है कि आयरन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब नाउ इसकी जो ब्राह्मणा है फाइनली वो तैतरीय और शतपथ ने लिखी है। फाइनली आपका अथर्ववेद, ये लास्ट वेद, ये बाकी सारे वेदों से डिफरेंट भी माना जाता है। अथर्ववेद जादू के ऊपर वेद माना जाता है, मैजिक के ऊपर, और इसकी जो लास्ट में हमारी जो ब्राह्मणा है वो गोपथ ने लिखा है। इसका ही सब पार्ट्स आगे जाके उपनिषद्स बनेंगे। कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है मुंडाका उपनिषद कहाँ से पिक किए गए, तो ये याद रखना है उपनिषद्स भी कहीं ना कहीं अथर्ववेद से ही निकल के आए हैं। टोटल 108 उपनिषद्स हैं, तो वो भी हमारी कुछ पुरानी किताबें हैं। और उपनिषद्स का मतलब भी क्या होता है वो भी आपके एग्जामिनेशन में आता है। उसका मतलब होता है किसी के नियर बाय बैठ के कोई नॉलेज आप हासिल कर रहे हो, उसको उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद सब्जेक्ट मैटर जो उपनिषद का रहता है वो रहता है फिलॉसफी। ये भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। नाउ
ये आपका एक चार्ट है, ये आपकी रिवीजन के लिए है, जो करंटली मैंने आपको सारा वहां बताया, वो यहाँ से आप रिवाइज कर लें जब भी आप एग्जामिनेशन में जाने लगेंगे। फर्दर आश्रम सिस्टम भी वैदिक एज के अंदर आपको जो है वो आपको आना चाहिए। आश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंगली 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लेके चलते हैं कि 100 ईयर स्पैन रहेगा तो 25 ईयर्स ईच में वो डिवाइड कर देते हैं। स्टार्टिंग जो आपकी पहली स्टेज मानी जाती है ब्रह्मचार्य, जिसमें स्टूडेंट लाइफ यानी कि आपको नॉलेज गेन करनी है उस समय पे। देन जो स्टेज आफ्टर 26 से जो स्टेज स्टार्ट होती है और 50 एज तक रहेगी, उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, यानी हाउस होल्ड, यानी कि मैरिड लाइफ और आपको सोशल अपनी जिम्मेवारियां जो निभानी है उसके बारे में। वनप्रस्थ जो है इसके अंदर रिटायर्ड लाइफ आप कह सकते हो वो पर्सन निभाता है आफ्टर 50 ईयर्स टिल 75 ईयर्स। और फाइनली संन्यास लाइफ जो होती है, यानी बिल्कुल वो दुनिया से डिफरेंट होके तपस्या करता है 75 ईयर्स के बाद। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि 3rd स्टेज बता दें, 4th स्टेज बता दें, तो आपको क्रम के साथ पता होना चाहिए कौन सी स्टेज कब आती है। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ आश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंगली। वेदांगास फाइनली आपको पता होना चाहिए। वेदांगास 6 इसके अंदर वेदांगास है। वेदांगास का भी पर्पस क्या रहा कि एक समय पे वेदास का महत्व खत्म ना हो जाए, तो इसलिए वेदांगास उसको प्रिजर्व करने के लिए काम करती है। और 6 वेदांगास है। नंबर आपको एग्जामिनेशन में आता है, आपको याद रखना है शिक्षा, ये आपको नाम भी याद रखने हैं, आपके एग्जामिनेशन में कई जगहों पे नाम भी पूछे गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंडास एंड ज्योतिष, 6 आपके वेदांगास हैं इन टोटल, और उनको नाम भी आपको पता होना चाहिए। वो पूछ लेंगे ये जो फर्दर 4 ऑप्शंस में से वेदांगास कौन सा है, तो आपको आना चाहिए। आपको ये 6 नाम याद रखने हैं वेदांगास के परस्पेक्टिव में। नाउ फाइनली हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। क्विकली डिस्कस करेंगे कि आपके एमसीक्यूज क्या बनते हैं वैदिक सिस्टम में से। इतना भी अगर आप वैदिक सिस्टम में याद कर लें तो आपके एग्जामिनेशन में तकरीबन सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं अब आपको डिस्कस करवाऊंगी, साथ में उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, और आपका वैदिक एज कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन पर्पस में। तो स्टार्ट करते हैं। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदा। तो हमें पता है हमारे 4 वेद हैं, जिसमें से मनुस्मृति हमारा वेद नहीं है, यही आपका आंसर बन गया। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, साथ में एक और है दैट इज सामवेद। तो आपका आंसर बनता है मनुस्मृति वेद नहीं है। तो मनुस्मृति है क्या फिर? मनुस्मृति जो है ये किताब है जो लॉ के ऊपर पहली किताब थी, मनु ने लिखी थी। हमारे इंडिया के अंदर लॉ के ऊपर वर्ल्ड की पहली किताब जो लॉ पे लिखी गई वो मनु ने लिखी थी, उसका नाम था मनुस्मृति। तभी हमारे देश के अंदर मॉडर्न मनु जो है वो B.R. अम्बेडकर जी को कह दिया जाता है, क्योंकि करंट संविधान का मेजर क्रेडिट B.R. अम्बेडकर जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द 3rd स्टेज। तो अभी हमने बात की कि पहली स्टेज कौन सी है। फर्स्ट स्टेज जो है वो है ब्रह्मचार्य, सेकेंड स्टेज जो है दैट इज गृहस्थ, 3rd स्टेज जो है दैट इज वनप्रस्थ, एंड 4th स्टेज जो है दैट इज संन्यास। तो आपका आंसर बनता है वनप्रस्थ स्टेज जो है दैट इज द 3rd स्टेज, दिस इज द फर्स्ट, गृहस्थ इज सेकेंड, वनप्रस्थ इज 3rd एंड 4th इज संन्यास। तो आपका आंसर बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 रिवर्स पंजाब वाली, 2 नदियां और जोड़ लें, इंदस और सरस्वती। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। तो देखिए इंदस तो है, रावी तो है, झेलम तो है, तो शिप्रा आपका आंसर बनता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम that was prevalent in the Vedic period, which of the following was not a वर्ण। वर्ण हमारे 4 वर्ण हैं, that is ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर नहीं बनता। ये तो है, ये भी है, ये हमारा वर्ण नहीं है, ये भी है, वैश्यास भी हमारा वर्ण है। तो आपका जो है आंसर बन जाता है समिति जो है वो वर्ण नहीं होता। तो आपका आंसर देखिए, इतने इजी क्वेश्चन आपके, ये सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं और बहुत ही आसान रहते हैं अगर आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस इंटैक्ट है। देखें जरा, डैश ऑफ मैजिक मंत्र एंड तंत्र मंत्र टू अवॉइड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस। तो कह रहे हैं कि मैजिक, तंत्र मंत्र ये सब कहाँ दिया हुआ है। तो अभी बात हुई है कि जादू के ऊपर कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। तो यहाँ पे आपका आंसर अथर्ववेद बनता है, जो तंत्र मंत्र या मैजिक मंत्रास के ऊपर बात करता है। तो अथर्ववेद जादू के ऊपर वेद है, हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण मेनली डिड फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। तो आपको बात हमने अभी की है, ट्रेडिंग वाला वर्ण कौन सा है, जो वैश्यास हैं वो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स वगैरह हैं। तो आपका आंसर यहाँ बनेगा
वैश्यास। क्षत्रियास तो वॉरियर्स होते हैं, ब्राह्मण्स जो हैं वो पूजा पाठ या टीचिंग वाला पार्ट करेंगे और शूद्रास हेल्पिंग करेंगे सबकी। तो आपका आंसर यहाँ पे वैश्यास बनता है। ये ट्रेडर्स थे, एनिमल हस्बेंड्री फार्मिंग वगैरह भी करेंगे, वो भी एक प्रकार का बिजनेस है। नेक्स्ट देखें, द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन एन एरा कॉल्ड सप्त सिंधु विच मीन्स द area drained by 7 rivers. Jhelum river is one of the 7 rivers. What was its ancient name? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, झेलम का ऋग्वेदिक नाम पूछ रहे हैं। तो हम अभी बात कर चुके हैं कि वो चार्ट तो आपने डेफिनेटली याद करके जाना है। झेलम का ऋग्वेदिक नाम है विटास्ता। विटास्ता आपका आंसर बनेगा। आप ध्यान रखें, पुरुषनी जो है उसका नाम बनता है रावी, रावी का पुरुषनी नाम बनता है। ब्यास का विपाश, चिनाब का अस्किनी। तो आपका आंसर यहाँ पे झेलम पूछ रहे थे तो विटास्ता बनेगा। ये चार्ट आपने याद करके जाना है एग्जामिनेशन से पहले। नेक्स्ट देखें, अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी डिविजन्स। तो ये अब आपने याद करना है कि अब आपको एक नई चीज मिली है फ्रॉम द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, दैट इज अथर्ववेद में कितनी डिविजन्स हैं। 20 डिविजन्स होती हैं अथर्ववेद के अंदर, ये आप याद कर लें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी रिगार्डिंग वैदिक पीरियड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स was responsible for protecting people and administering justice in ancient India as per the rules laid down by the Dharma Sutras। तो पूछ रहा है प्रोटेक्ट पीपल को कौन करेगा। तो आपको पता है प्रोटेक्ट कौन करेगा पीपल को, जो वॉरियर्स हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्षत्रियास प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को। तो आपका आंसर यहाँ पे क्षत्रिया बनना चाहिए। प्रोटेक्टिंग, सिर्फ इतर से ही आपको पता लग जाएगा, प्रोटेक्ट करने वाले लोग क्षत्रियास थे उस समय पे। नेक्स्ट देखें, द वैदिक व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज रिलेशन टू सोसाइटी इज डिटर्मिन्ड बाय 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ बताई जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। 4 ऑब्जेक्टिव में से क्या चीज नहीं है। तो ध्यान दें, ये अब मैं आपको याद करवाऊंगी, ये भी एक नई चीज है। धर्म, मोक्ष, सिद्धि या अर्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा सिद्धि जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो आपका आंसर है क्या इसमें। अब ध्यान दें, 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंगली कौन से थे। धर्म, ये पहला ऑब्जेक्टिव। अर्थ दैट इज वेल्थ वगैरह, वो सेकेंड ऑब्जेक्टिव। काम दैट इज डिजायर्स एंड फोर्थ रहेगा मोक्ष। तो ये 4 आपके पार्ट जो है, धर्म यानी कि सब कुछ सही करने का आपका जो पर्सपेक्टिव है वो पहला ऑब्जेक्टिव। अर्थ मतलब वेल्थ और प्रोस्पेरिटी। काम मतलब डिजायर्स जो आपकी इच्छाएं हैं। और मोक्ष जो है ये लिबरेशन, यानी कि इस जन्म से जो है मुक्ति, ये जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। नेक्स्ट देखें, द वेद विच डील्स विद द रिचुअल्स। रिचुअल्स के साथ डील करने वाला हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। जो यज्ञ वगैरह होते हैं वो भी रिचुअल ही है एक प्रकार से। यज्ञ, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, यजुर्वेद के अंदर है जी वो चीज। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी। मल्टीपल एग्जामिनेशंस में आता है रावी नदी के बारे में। तो आपका आंसर बनता है पुरुषनी है जी उसका नाम। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं इस चीज को कि रावी जो है, देखा जाए ध्यान से देखेंगे तो रवि जैसा नाम भी लग रहा है। रवि नाम किसका होता है, पुरुष का होता है, लड़के का होता है। पुरुष जो है वो लड़के जैसा नाम भी लग रहा है। तो ये आप यहां से याद कर लें, रावी का ऋग्वेदिक नाम पुरुषनी। नाउ नेक्स्ट देखें, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस। तो मैं आपको बता रही थी कि मल्टीपल लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज दी कि आर्यंस कहाँ से आए। जैसे कि मैक्स म्यूलर ने कहा सेंट्रल एशिया से, ये मैक्सिमम एक्सेप्टेड है। देन आपका बाल गंगाधर तिलक जो फेमस आपके फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कहा था आर्कटिक रीजन से आया, उनकी ये राय थी उसके बारे में। दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि तिब्बत से आए हैं जो आर्यंस हैं, और उनके अपने उसको सपोर्टिंग फैक्ट्स होते थे। तो ये थ्योरीज होती थी। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि तिब्बत है जो, वो है होम आर्यंस का, वहां से आर्यंस आए हैं तिब्बत जगह से। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेस ऑफ एंशियंट इंडिया रोट मीमांसा सूत्र। नाउ यहाँ पे 6 फिलोसफीज ऑफ आपके जो हैं, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज भी हैं, वो भी आपको याद रखनी है। आपके एंशियंट हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहाँ पे आपका आंसर बनता है जेमिनी। जेमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा। इस प्रकार से आपको और भी चीजें याद करनी है, वो मैं आज आपको अभी याद करवा दूंगी। जिस प्रकार से मीमांसा सूत्र आ सकता है, और भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। मीमांसा सूत्र के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। हिंदू फिलॉसफी के ऊपर उन्होंने बात की है। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास है मीमांसा सूत्र के अंदर, और जेमिनी ने इसको लिखा है। तो याद रख लें, मीमांसा सूत्र रिटन बाय जेमिनी। और इसी प्रकार से बाकियों के बारे में जो आपको याद रखना है, नाउ 6 स्कूल्स ऑफ वैदिक फिलॉसफी है, और 6 के 6 स्कूल्स आपको आने चाहिए। प्लस उन्होंने किसके द्वारा, कौन पर्सन कनेक्टेड है उसके साथ, वो भी आपको आना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है, आपको याद करना है। विशेषिका जो है वो कन्नड़ ने लिखा है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है मल्टीपल टाइम्स। न्याय तो गौतम ने। तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि गौतम बुद्ध जो है वो न्याय कर रहे हैं, ऐसे याद कर रहे हैं। आपको एक कनेक्शन ही एस्टैब्लिश करना है, बाकी आपके एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन तो दिख ही रही हैं।
योग जो है पतंजलि, तो ये तो आपको याद रहेगा। योग जो है पतंजलि किसकी कंपनी है, जो आपको आज की डेट में अगर आप देखें तो वो आपको कनेक्ट कर पाएंगे कि योग और पतंजलि कनेक्टेड है, ऐसे याद कर लो आप। संख्या जो है कपिल, वेदांता वेद व्यास एंड मीमांसा, अभी जिसकी बात हुई मीमांसा जो है वो जेमिनी ने लिखी है। ये आपको 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आने चाहिए, कौन सा मेन पर्सन कनेक्टेड है वो आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू विशेषिका दर्शन। तो विशेषिका की अभी बात हमने की है, कन्नड़ उसके साथ कनेक्टेड है। विशेषिका की बात अभी करंटली मैंने आपको बताया 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में विशेषिका जो है वो कन्नड़ के साथ, कन्नड़ जो है मेन सेज उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये आपने याद कर लेने हैं। देखिए ये मैं आपको बात ऑलरेडी कर चुकी हूं आपके साथ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इन द टेलीग्राम लिंक, काइंडली उसको आप जरूर रीड कर लें, पूरा लर्न कर लें। ये आप अगर कर सकते हैं, आपको लर्न अगर आपने कर लिया तो आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी वैदिक एज में आपको चाहिए आपका सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांगा। इसमें से वेदांगा कौन सा नहीं है, तो आपको पता है मुंडाक्का तो उपनिषद है, और मुंडाक्का उपनिषद में क्या है, सत्यमेव जयते तो वो जो है वो वेदांगा नहीं है, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। वेदांगास क्या है, ये देखिए जरा, व्याकरण अभी हमने बात की है, 6 वेदांगास हैं, निरुक्त, चंड, शिक्षा, ज्योतिष एंड कल्पसूत्र। मुंडाक्का तो वैसे भी उपनिषद है, बहुत फेमस, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट देखें, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति, विच मीन, किंग का नाम जो है गोपति हो जाता था, उसका मतलब होता था लॉर्ड ऑफ कैटल, क्योंकि कैटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे, हाँ, हमें पता है ये होली एनिमल भी आपका काऊ होता था, तो लॉर्ड ऑफ कैटल कहा, ये गोपति का मतलब लॉर्ड ऑफ कैटल कह दिया जाता था। वो कैटल्स कितनी होती थी उसके हिसाब से भी एक पर्सन कितना प्रभावित है, कितना ताकतवर है, ये डिटेक्ट किया जाता था एक समय पे। तो ये जो गोपति है इसका मतलब ही प्रोटेक्टर ऑफ कैटल या फिर लॉर्ड ऑफ कैटल कह दिया जाता था, तो ये आपने याद रखना है। नाउ उस समय पे वैदिक एज के अंदर जो कम्युनिटी होती थी उसको जन भी कहा जाता था और उसके हेड को राजन भी कहा जाता था, ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो वेदास, उपनिषद, पुराणास एंड धर्म सूत्रास ये किस भाषा में लिखे गए हैं, रिटन इन विच लैंग्वेज। तो आपको पता ही है स्टार्टिंग में जो भाषा चलती थी वो संस्कृत भाषा चलती थी, ये सारी चीजें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन 1000 यूलॉजीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द ऋग्वेद, व्हाट आर दे कॉल्ड। वो क्या कहलाते थे, यूलॉजीज 1000 यूलॉजीज के करीब वो हैं, वो कहलाती क्या थी, तो आपने याद रखना है वो यूलॉजीज कहलाती थी सुक्ता। तो जैसे मैं आप कह रही हूँ कि 10वां मंडल पुरुषा सुक्ता कहलाता है, तो वो सुक्ता कहलाती थी चीजें, तो याद रखें ये जो मेलोडीज हैं इनको सुक्ता कहा जाता था इन ऋग्वेद। नेक्स्ट देखते हैं, द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स और मंडल्स। तो मंडल्स हमने बात की है, 10 मंडल में टोटल डिवाइडेड था ऋग्वेद, और 10वां मंडल ही पुरुषा सुक्ता था उसके अंदर, जिसके अंदर वर्ण सिस्टम दिया है। नेक्स्ट देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल डेटीज ऑफ द वैदिक पैथियन एक्सेप्ट। तो सारे ही डेटीज थी, इंपॉर्टेंट डेटीज थी, एक के अलावा कौन सी है वो, तो ध्यान दें ऋग्वेदिक समय के अंदर नेचर को पूजा जाता था, नेचर की पूजा की जाती थी। तो ये अग्नि भी नेचर है, इंद्र भी नेचर है, सोम जो है ये भी नेचर है, दुर्गा जो है यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर बनता है दुर्गा, बिकॉज वो नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, वो लगता था उन्हें कि ये हमारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है और ये एक प्रकार के गॉड हैं। नेक्स्ट देखें, द वर्ड सत्यमेव जयती, ये हम बात कर चुके हैं, सत्यमेव जयती जो हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा होता है, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ या ट्रुथ अलोन प्रिवेल्स, और वो जो है ये हमने मुंडाक्का उपनिषद से अडॉप्ट किया है। उपनिषद 108 किताबें हैं और वो फिलॉसफी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड किताबें हैं, ये आपका एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पुरुषा सुक्ता इज अ हाइम फ्रॉम विच वेद, तो अभी बात हो चुकी है मल्टीपल टाइम्स, ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल वाला जो पार्ट है वो पुरुषा सुक्ता है, उसमें वर्ण सिस्टम भी दिया है, तो ये बात हमने यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दी है, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर भारत जन या भारत क्लैन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ जन फाउंड। तो ये आपको बात अभी मैंने की है कि भारत वर्ड का भी पहला जिक्र, जन का भी पहला जिक्र ऋग्वेद में ही कर दिया गया था, तो ये आपका एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, हमारा देश का नाम भी कहीं ना कहीं वहीं से ड्राइव्ड है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद वॉज 10 राजन वॉर, अभी हमने बात की है 7वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें 10 राजन फाइट का जिक्र है, ये फाइट जो है रावी नदी के किनारे हुई थी, तो आपका आंसर ऋग्वेद बनता है, अनडिस्प्यूटेडली आंसर ऋग्वेद है।
नेक्स्ट देखें, द मेन सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस, मेन सोशल यूनिट अभी बात की हमने, जन कहलाती है मेन सोशल यूनिट, और उसका हेड जो है वो राजन कहलाता है, अभी हमारी बात हुई है इसके ऊपर। नेक्स्ट देखें, द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज विपाश। तो हमने बात की है कि ऋग्वेदिक नाम तो आपने याद करके ही जाने हैं, तो ब्यास को विपाश कहा जाता है। ब्यास, देखिए साउंड में एक जैसी लग रही है, ब्यास विपाश, मैं ऐसे याद करती हूँ विपाश के तौर पे, विपाशा लिखा हुआ है, वैसे विपाश के तौर पे याद करें तो आपको साउंडिंग एक जैसी दिखेगी, ब्यास विपास, तो याद आपने कर लेना है, ब्यास आपका आंसर है जिसको विपाश कहा जाता था। नेक्स्ट देखें, The Rigveda contain a hymn in the form of dialogue between the sage Vishwamitra and two rivers. तो ऋग्वेद के अंदर एक हाइम है जो विश्वामित्रा ने टू रिवर्स के ऊपर एक जो है बिटवीन द गॉडेस एंड द टू रिवर्स को उसमें इंक्लूड किया है। वो दो नदियां जो हैं, ध्यान दें, वो ब्यास और सतलुज नदियां हैं। ध्यान दें कि अगर हम बात करें ऋग्वेदिक के समय में तो सप्त सिंधु का जो एरिया था उसमें ज्यादा वो चीज इंक्लूडेड थी। तो अगर अलकनंदा भागीरथी की बात करें वो सप्त सिंधु वाले पार्ट में आती ही नहीं है। गंगा यमुना की बात करें वो सप्त सिंधु के पार्ट में आती ही नहीं है। दो तो सीधा ही आपके गलत हो जाएंगे। हाँ, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, रावी चिनाब या ब्यास या सतलुज। तो आपका आंसर बनता है ब्यास और सतलुज एंड एक डेटी के बीच में एक जो इन्होंने डायलॉग क्रिएट किया था विश्वामित्रा जी ने। तो आपका आंसर बनता है ब्यास एंड सतलुज। नाउ नेक्स्ट देखें, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड संहिता। तो यहां पे याद रखना है वैदिक हाइम्स की कलेक्शन को कहते हैं संहिता, संहिता। नेक्स्ट देखें, एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्थ ऑफ फोर एम्स, ये अगेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो आपके हैं उसमें से कौन सा वो कह रहे हैं नहीं है आपकी जिंदगी का, कौन सा जो मेन रीजन है लिविंग का, वो वेदास में वैदिक एज में कुछ बताया गया था, उसमें से कौन सा नहीं है। तो अभी हमने बात की है इसके बारे में, यश जो है वो नहीं है आपका जिंदगी का ऑब्जेक्टिव। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, फिर अभी हम बात कर चुके हैं। धर्म है कि सब कुछ करेक्ट करना है, अर्थ यानी कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, काम यानी कि डिजायर्स हैं, और मोक्ष यानी कि ये जो आपका लिबरेशन है ऑफ सोल फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। नेक्स्ट देखें, द वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज्ड बिटवीन, तो अभी हमने बात की है कि वैदिक समय का पाया आपका 1500 से लेके 600 तक भी ठीक है, 800 तक भी यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है आपके एग्जामिनेशन में ही आया है, ये भी ठीक है, तो 800 तक ये आपका आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज पुरुषनी, तो देखिए फिर से वही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ब्यास को कहा जाता है पुरुषनी, आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन में कहा जाता है, रावी को कहा जाता है पुरुषनी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, द रिवर इंदस वॉज कॉल्ड डैश बाय इरानियंस एंड ग्रीक्स। नाउ ध्यान रखना, इंदस जो है इसको इरानियंस और ग्रीक्स क्या कहते थे, हिंदस कहते थे। कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक नाम डराइव हुआ हिंदुस्तान, बिकॉज ये इंदस नदी हमारी डिमार्केटिंग नदी बन जाती थी जब लोगों को इंडिया में एंटर करना था, तो इंदस को क्रॉस करना पड़ता था, और इरानियंस एंड ग्रीक्स इसी इंदस नदी को हिंदस कहते थे। तभी यहाँ के इंदस नदी क्रॉस करते ही जो स्थान आता था उसको हिंदुस्तान भी कह दिया जाता था, तो हमारा नाम इस वजह से भी ड्राइव्ड है हिंदुस्तान। ये भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनता है। नाउ द संख्या दर्शन सेक्ट वॉज फाउंड बाय, संख्या दर्शन सेक्ट किसने फाउंड किया, तो अभी हमने बात की है, हमने वो 6 फिलोसफीज ऑफ स्कूल याद कर लिए हैं, और 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, और उसमें कपिल जो है वो संख्या दर्शन के साथ कनेक्टेड है। तो आपने याद कर लिया हुआ है ऑलरेडी, विशेषिका, न्याय, योग, संख्या, वेदांता एंड मीमांसा। तो संख्या के साथ कनेक्टेड कौन है, कपिल। तो इस प्रकार से आपने एग्जामिनेशन में ये 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी भी याद कर लेनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ विशेषिका फिलोसफी। ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आई जा रहा है क्वेश्चन, आपको पता है कन्नड़ है इसमें आंसर, कन्नड़ का भी आंसर आ रहा है, जेमिनी का भी आ चुका है, अभी मैंने बात की कपिल का भी आया हुआ है। ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं। विशेषिका के साथ कन्नड़, न्याय जो है वो गौतम कर रहे हैं, योग जो है पतंजलि, संख्या के साथ कपिल, वेदांता के साथ वेद व्यास, और मीमांसा के साथ जेमिनी। याद कर लें प्लीज। विद रेफरेंस टू वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट रिचुअल, रिचुअल किस चीज को कहा जाता है, तो ध्यान दें कल्प को कहा जाता है रिचुअल्स। आपको पता है व्याकरण तो आपको जैसे समझ ही आ रहा है, ग्रामर को कहा जाएगा, तो संस्कृत ग्रामर को व्याकरण कहा जाता है, निरुक्त जो है वो वैदिक डिक्शनरी को कहा जाता है, शिक्षा जो है हाउ टू प्रोनाउंस वैदिक मंत्रास कहा जाता है, चंड जो है पोएटिक स्टांसास, ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी, और कल्प सूत्र जो है, कल्प जो बात वो कर रहे हैं ये रूल्स वगैरह के बारे में बात करता है, अगेन रिचुअल्स के बारे में बात करता है।
नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी वेदांगास आर देयर? तो आपको हम बात कर ही चुके हैं, नंबर है 6 वेदांगास आर देयर। तो ये आपका, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पे फ्लरिश करी? तो ये देखिए, सारी ही नदियाँ जो हैं आपको साउथ की दिखेंगी, थोड़ी गुजरात की भी दिख रही है, तापी नहीं, गोदावरी नहीं, नर्मदा नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर सरस्वती बनता है। हाँ, इसके साथ अगर इंदस या उस तरह की नदियाँ आ जाएं तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बहुत ही इजी दिया हुआ है कि जो वैदिक एज है सप्त सिंधु के आसपास जो ज्यादा स्टैब्लिश हुई थी, बाद में आगे जाके वो जो है आगे फर्दर एक्सपैंड हुई, तो यहाँ पे एक ही नदी उसमें दी है, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग द 4 वेदास? वेरी इजी क्वेश्चन, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। अर्ली वैदिक एज को तो यही रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ। इन हाउ मेनी वर्ण पीपल वर डिवाइडेड इन एशियंट इंडिया? कितने वर्ण में? इजी क्वेश्चन हो गया, आपको पता है 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। नेक्स्ट देखें, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स एंड मंत्रास अभी बात कर चुके हैं, संहिता कहलाता है जी। आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, कई जगहों पे रेपिटेशन क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बस बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेद मंडल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? सोम को डेडिकेटेड कंप्लीटली जो है वो कौन सा मंडल है? तो ध्यान रखें, ये नया क्वेश्चन है, यहाँ पे मंडल भी नया है। 9th मंडल जो है वो कंप्लीटली डिनोटेड है सोम को, तो ये आपका एक नया क्वेश्चन है, याद रख लेना। हमने कौन से मंडल याद रखे हैं? 3rd मंडल दैट इज गायत्री मंत्र, 7th मंडल दैट इज 10 राजन लड़ाई की हुई थी, 10वां मंडल जो कि वर्ण सिस्टम बताता है, और 9वां मंडल जो कि सोम के बारे में बताता है। तो सोम के बारे में यहाँ पे मैंने उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं कि उसके बारे में क्या चीज़ दी हुई है और कितनी हाइम्स उसके अंदर हैं। 114 हाइम्स के साथ 9th मंडल जो है उसके बारे में बात की है। नाउ हमारा ये टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, और ये टॉपिक तकरीबन आपके सेंटर स्टेट लेवल्स पे तकरीबन सारा ही कंप्लीट है। अगर आप इतना भी याद कर लें तो पंजाब के PSSB एग्जामिनेशन में कोई भी वैदिक एज से क्वेश्चन आ गया आपका, डेफिनेटली वो क्रैक हो जाएगा। तो काइंडली आप इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लें, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू वेरी मच।